कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा नाम जिसे हम आप सभी जानते हैं, जिसके इंस्टाग्राम पे 22.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसकी शुरुआत सीजीआई सूर्यकांत द्वारा जेंजी को पैरासाइट और कॉकरोचेस जैसे शब्दों को कहे जाने के बाद हुआ। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि जब सीजीआई ने पैरासाइट और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो उनका क्या मतलब था। तो वहाँ पे एक हियरिंग के दौरान सीजीआई ने उन फेक लॉयर्स को कॉकरोचेस एंड पैरासाइट कहा, जो कि अपना फेक डिग्री दिखा के वहाँ पे लॉयर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई भी क्लाइंट नहीं मिलते। इसके लिए वो ये कहते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं लॉ को कि वो हमें कोई क्लाइंट नहीं दे रहा, हमने पढ़ाई की, हमने डिग्री ली, लेकिन हमें वो कोई योग्य नहीं समझ रहा, हमें कोई क्लाइंट दे ही नहीं रहा कि हम अपनी डिग्री प्रैक्टिस कर सकें। तो ऐसे जेंजीज़ को, ऐसे जेंजी लॉयर्स को सीजीआई ने कॉकरोचेस एंड पैरासाइट जैसे शब्दों से नवाजा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक वर्ड जेंजी यूज़ किया, तो जिससे आजकल की जेंजी को लगा कि वो उनके लिए कही जा रही है। तो अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। स्टार्टिंग में उन्होंने ट्विटर पे खुद ही एक वीडियो डाला था और कहा था कि ये जो पार्टी हमने बनाई है वो हमने एज अ सटायर शुरू की थी, लेकिन क्योंकि रातों रात उसके फॉलोअर्स 1000 2000 ऐसे करके बढ़ते गए, तो उन्होंने इस पार्टी को एक मूवमेंट में शिफ्ट कर दिया। ऑनलाइन जो पार्टी उन्होंने बनाई थी सीजेपी, उसको एक सिर्फ ऑनलाइन तक नहीं रखा, उसको एक एक्टिविज्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि इस पार्टी का मोटिव है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा है। नीट, एसएससी और सीबीएसई में हो रहे स्कैंडल्स को ख़त्म करना इस सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी का मोटिव है। इसीलिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट करा ऑनलाइन, यूएस में रहते हुए। ये कहा कि हम जेंजी सब मिलेंगे, इकट्ठा होंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो और नीट, एसएससी जैसे स्कैंडल्स को कम करा जा सके। लेकिन जब हम गौर से इनके तीनों स्पोक्स पर्सन को देखते हैं तो हमें एक चीज़ कॉमन दिखती है। अगर हम बात करें सौरभ दास की, जो कि एक बहुत ही फेमस नाम उमर खालिद के सपोर्टर हैं। उमर खालिद वो इंसान है जिन्होंने ऐसे नारे दिए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उमर खालिद द्वारा दिए गए ब्राह्मणवाद पे नारे और आज़ादी जैसे नारे हमें देखने को मिलते हैं, वही आज़ादी के नारे जो पाकिस्तान में लगाए गए थे। इन्हीं को सपोर्ट करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन सौरभ दास। बाकी हम बात करें अगर अभिजीत दीपके, उनके फाउंडर की, तो वो भी पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर रह चुके हैं, जो कि यूएस में जाके अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसके बाद आ जाते हैं आशुतोष रंका पे, जो कि करेंटली भी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे। रही बात विजेता दहिया की, तो वो एक ऐसा इंसान है जिनकी मैं वीडियो भी लगा दे रही हूँ, आप देखिए इन्होंने हमारे सनातन धर्म पे कैसी कैसी टिप्पणियां करी हैं। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा है? पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि हीरो को या उसके परिवार को किसी ने हर्ट किया तो हीरो उससे बदला लेता था, लेकिन एनिमल फिल्म में भाई गुस्से में कह रहे सारी दुनिया जला देंगे। ऐसे ही भगवान ने जब देखा कि दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया है, तो भगवान का रिएक्शन होना चाहिए था, ये कौन लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, इनकी अभी एस्तेसी करता हूं। लेकिन भगवान गुस्से में कहा सारी दुनिया डुबा देंगे। और इन सब ने मिलकर यूनाइट होकर एक फैसला लिया कि ये धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे नीट जैसे स्कैंडल्स को कम करने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जितना भी ये प्रेशर बनाया जाता है, जिसकी वजह से सुसाइड होते हैं, जितने भी पेपर लीक होते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, पेपर नहीं हो पाते हैं, उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिच होती है, दूर दूर से बच्चे आते हैं और वहाँ पेपर ना देने के कारण उनको कितनी एंग्जाइटी होती है, वो आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं इन सबको कम करना। लेकिन यहाँ पे जब 6 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की बात आई, तब अभिजीत दीपके ने कहा कि हम सरकार से कोई परमिशन नहीं लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम पेपर स्प्रे जैसे चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे, लाठी जैसे चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। जबकि अगर आप जानते हैं तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए 7 दिन पहले वहाँ पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ताकि पीसफुल प्रोटेस्ट कंडक्ट किया जा सके, कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। लेकिन अभिजीत दीपके का ये स्टेप काफ़ी इलीगल था। इसके बावजूद अभिजीत दीपके जब 6 जून को फ्लाइट से आ रहे थे, उन्हें उसी टाइम गवर्नमेंट द्वारा ये परमिशन दे दी गई कि आपने नहीं लिया परमिशन, कोई बात नहीं, आप जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अभिजीत दीपके डायरेक्ट फ्लाइट से उन्हें जंतर मंतर पहुंचाया गया, ताकि वहां पे वो जेंजी की तरफ से अपना एक प्रोटेस्ट करें धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के लिए, नीट स्कैंडल के लिए, एसएससी स्कैंडल के लिए और सीयूईटी में जो भी टेक्निकल ग्लिच थी।
तो अभिजीत दीपके को एक पीसफुल प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे करने की परमिशन मिलने के बाद अभिजीत दीपके जाते हैं जंतर मंतर पे। उन्होंने लगभग 20 से 25 मिनट अपना प्रोटेस्ट किया। उसके बाद इस कड़कड़ाती धूप ने उनकी हालत ख़राब कर दी, क्योंकि अभिजीत दीपके पले बड़े एक अमीर परिवार से हैं, एसी में रहे और पढ़े यूएस जैसे देश में हैं, फॉरेन में पढ़े हैं, तो उनसे ये भारत की धूप सही नहीं गई, जिसकी वजह से उन्हें पहले कार में बिठाया गया, एसी में बिठाया गया, ताकि वो खुद थोड़ा सा आराम ले सके, उस धूप के प्रभाव से बाहर आ सके, उसके बाद वो प्रोटेस्ट कर सके। जबकि हमारी जेनजी उसी धूप में, उसी कड़कड़ाती धूप में सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक वहीं थी। तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव इतना कमज़ोर है, तो बाकी जो उनकी सपोर्टर हैं, जो जेनजी है, वो कैसे रहेगी? यदि आप सीजेपी जैसे 22.5 मिलियन जैसे एक्टिविज़म का पार्ट है, उसके हेड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फाउंडर हैं, तो आपसे अगर भारत की ये धूप ही नहीं सही गई, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव ही इतना वीक है कि वो भारत जैसे देश में जहाँ आप रहते हैं, जिसके आप मूल निवासी हैं, वहाँ की अगर आप टेम्परेचर को, वहाँ की नेचर को अगर आप नहीं सह पाए, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे अपनी इस पार्टी को सर्वाइव करवाएंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस पार्टी की नींव को और भी मजबूत करेंगे, उस पार्टी को आगे तक ले जाएंगे, जबकि आप में खुद में ही उतनी क्षमता नहीं है कि आप इस भारत भूमि में 25 मिनट तक भी टिक पाएँ? ये एक बड़ा सवाल उठता है। उसके बाद हमने देखा कि सौरभ दास वहाँ पे बैठ के एक बुजुर्ग आदमी से पंखा चलवा रहे हैं। उनसे भी ये गर्मी बर्दाश्त नहीं, वो खुद बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जेनजी हमारी खड़ी होकर प्रोटेस्ट करे। अगर आप फ्यूचर में, अगर मान लीजिए आप नेता भी बनते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो क्या इस तरीके से आप करेंगे? उसके बाद बात आती है विजेता दहिया की, जिन्हें हमने देखा कि बहुत से लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, उनकी बहुत सी वीडियोस के लिए, जो उन्होंने सनातन धर्म, उनके देवी देवता, हमारे महादेव पे उठाया था। और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे हमें देखने को मिला, जितनी जेनजी नहीं, जितने बच्चे नहीं आए थे, उससे ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो यूनियन है, जो उनके ग्रुप है, वो भी आई थी। जंतर मंतर में बहुत सारे नारे लगाए गए, जिसमें से था इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, भारत माता की जय, छात्र एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, लड़ेंगे जीतेंगे, आवाज़ दो हम एक हैं, हम लेके रहेंगे आज़ादी और जय भीम जैसे नारे। तो मेरा एक सवाल है, इस प्रोटेस्ट में जहां आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जहां आप बात कर रहे हैं नीट और एसएससी जैसे एग्ज़ाम की स्कैंडल्स की, तो वहाँ पे जय भीम जैसे नारों का क्या रेलेवेंस? जय भीम के नारे यदि कोई लगाता है, तो इसका मतलब है आप वहाँ पे स्टूडेंट नहीं हैं, आप एज ए स्टूडेंट नहीं आए हैं, आप क्या करना है, आप कौन सी पॉलिटिक्स खेलने आए हैं? उसके बाद इसी सीरीज़ में हमें देखने को मिलता है कि बीजेपी ने 6 जून को पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में एक और प्रोटेस्ट कंडक्ट किया। उसके बाद लखनऊ में उन्होंने इको गार्डन में प्रोटेस्ट कंडक्ट किया और वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही कुछ काम करे, ऐसे ही जेनजी ने प्रोटेस्ट करा और अपनी बात रखी, बहुत से नारे लगे और बहुत सी चीज़ें हुई। इसके बाद 12 जून को अभिजीत दीपके ने जयपुर, अमृतसर, बेंगलुरु जैसे जगहों पर भी प्रोटेस्ट करने का डिमांड रखा। उन्होंने कहा कि हम इन जगहों पर भी प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो मेरा एक यही सवाल है कि वहाँ पे बहुत से नारे आरएसएस के खिलाफ भी लगे थे। तो मेरा एक ये सवाल है, आप आरएसएस को कहते हैं कि उन्होंने कभी कुछ ऐसे मुद्दे नहीं उठाए, तो आप मुझे ये बताइए, आरएसएस एक कैसी संगठन है, वो किस काम के लिए बनी है? आरएसएस बनी है सनातन के लिए, सनातन में हो रहे किसी भी प्रकार के बुरी चीज़ों के लिए, सनातन धर्म को किसी भी प्रकार का कोई बैकलैश दे, किसी प्रकार की बुरी टिप्पणियाँ करें, उसके लिए बनी है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भी लॉयर के साथ अगर कुछ भी होता है, कोर्ट में कुछ भी होता है, तो वहाँ की लॉयर प्रोटेस्ट करते हैं उस कोर्ट के खिलाफ, उस गवर्नेंस के खिलाफ जो वहाँ हो रहा है। ना कि एक आर्टिस्ट, एक डांसर जाके वहाँ प्रोटेस्ट करेगा कि कोर्ट में ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए। क्योंकि एक आर्टिस्ट, एक डांसर का प्रोफेशन है डांस करना और अपने आर्ट को प्रमोट करना, आर्ट में हो रहे जितने भी फ्लॉज है, डांस में हो रहे जितने भी फ्लॉज है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसको क्रिटिसाइज़ करना। तो जो इंस्टीट्यूशन जिस चीज़ के लिए बनी है, अगर हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी और चीज़ में जाके किसी और चीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये कहना कि आरएसएस किसी चीज़ में नहीं जाती, आरएसएस सपोर्ट नहीं करती, तो ये आपका गलत है। आरएसएस का जो काम है वो बखूबी वो कर रही है, वो सनातन की सुरक्षा के लिए, वो सनातन का सुरक्षा कर रही है। ये कहना वहाँ पे गलत हो जाता है। और नीट जैसे सब्जेक्ट्स के लिए वहाँ पे टीचर्स, स्टूडेंट्स, बच्चे सभी आए हुए थे, जिनका वो काम था, जिनका वो प्रोफेशन था, उन्होंने बखूबी अच्छे से करा भी। और बात सीजेपी के अच्छे या बुरे होने में नहीं है, लेकिन इस चीज़ में है कि हमें ये देखना चाहिए कि जिस पार्टी का, जिस
जिस रिप्रेजेंटेशन का जो एक लीडर है, जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, वो कैसा है। अगर वो ही ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है जो कि भारत टुकड़े होंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, भारत के टुकड़े चाहता है, कश्मीर को भारत से अलग बताता है, तो उनका माइंडसेट कैसा होगा। अगर हम मान लीजिए वो आज एक सपोर्ट पाने के लिए, आप भी जानते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स, कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता सब चाहती है कि उसको वोट मिले, वो एक पार्टी बनाए, वो फेमस हो और लोग उसे सपोर्ट करें, उसके लिए वो कुछ भी करती है। चाहे वो मेजरली किसी जनता के लिए गलत हो या सही हो, लेकिन वो अपना प्रोपेगेंडा सेट ज़रूर करती है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उससे हमें ये देख के लगता है कि वो उसका प्रोपेगेंडा कुछ और है, लेकिन सरफेस पे वो ये दिखाती है कि वो जेनजी को प्रमोट कर रही है। बहुत सी जगह कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सही काम करे हैं, लेकिन क्या क्रेडिबिलिटी की आगे जब इन्हें एज अ पार्टी कंसीडर करा जाएगा तो ये वही सेम मेंटालिटी जो अभी ये दिखा रहे हैं सरफेस लेवल पे वही रहे। क्योंकि किसी भी पार्टी का कोर वो नहीं होता जो हमें दिखता है, बल्कि वो होता है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे हैं, वो कैसा काम करते हैं, मेजरली वो कैसे हैं, उनके आइडियल्स कौन हैं और किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहे हैं, पले बड़े हैं। ओवरऑल अगर हम सीजेपी को कहें तो सीजेपी अभी एक बॉर्डर लाइन पे है, वो किस समय किस तरफ जाए किसी को नहीं पता। आपका इस चीज़ में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।